आपको याद है बचपन में हमें जब भी कोई चीज चाहिए होती थी तो उसका एक सिंपल टू स्टेप प्रोसेस था। पहला मम्मी पापा को बताना कि हमें ये चीज चाहिए, दूसरा उनके पैरों में गिड़गिड़ाना। और ज्यादातर केसेस में वो वर्क नहीं करती थी, एटलीस्ट फॉर मी। लेकिन इससे ये तो समझ आता है कि किसी को भी मैनिपुलेट करना या अपनी बात मनवाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो फिर मोदी जी में ऐसा क्या है कि देश में इतने सारे लोग प्राउडली उनके भक्त हैं? मतलब आप इस फिनोमेना से नफरत कर सकते हो या आप खुद एक भक्त हो सकते हो, लेकिन एक बात तो अनडेनायबल है कि भाई एक बहुत क्रेजी स्किल है और इसी को आज हम डिकोड करेंगे। वो मार्केटिंग जीनियस क्या है एंड उनके कॉम्पिटिटर्स क्यों उनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। 12 मिनट बाद आपकी क्यूरियोसिटी पूरी खत्म हो जाएगी क्योंकि आपको पता होगा व्हाई मोदी विंस। तो भाई देखो, साल था 2017 का और कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी के बारे में ये बोल दिया। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। अब उन्होंने मोदी को नीच आदमी बोला, लेकिन बहुत स्मार्टली इसको पलट दिया गया एक जाति के एंगल में। એમણે કહ્યું આ મોદી તો નીચ જાતિનો છે, આ મોદી તો નીચ છે। ये ही है मोदी मैजिक, द पावर ऑफ नैरेटिव। मोदी के पास एक ऐसी स्किल है जो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत रेयर पॉलिटिशियंस के पास रही है। वो नैरेटिव्स इतनी प्यार से शिफ्ट करते हैं, इतनी प्यार से बिल्ड करते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कब तुम्हें मैनिपुलेट कर दिया। इंटरनेट पे मोदी भक्ति एक रेयर फिनोमिना नहीं है। आपको किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट के कमेंट सेक्शन में मोदी भक्ति बहुत इजीली दिख जाएगी। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट जस्ट अ लिटिल, दैट इज नॉट अ कॉमन थिंग टू हैपन। मतलब ही इज जस्ट अनदर ह्यूमन। यस ही इज अ पॉलिटिशियन, यस ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, बट इस देश में बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, किसी को भी इस तरीके से गॉडमैन वाली इमेज इतनी आसानी से नहीं मिली है। एंड विच इज द रीजन कि हमें एडमिट करना पड़ेगा दैट देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट मोदी। और एक बड़े स्केल पे ये शुरू हुआ 2014 की मोदी लहर से, जब जनता सरकार के करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी से एकदम परेशान हो चुकी थी। तब एक नारा आया, अब की बार मोदी सरकार। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी अपना कैंपेन कर रहे थे तो उस कैंपेन को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि एक आम आदमी है जो एक गरीब चाय वाले का बेटा है वर्सेस सम पीपल जो बहुत सालों से पावर में है, जिनके पास पैसा है, पावर है और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इसे एक तरीके से कॉमन मैन वर्सेस द रिच पीपल दिखाने की कोशिश करी गई और वो नैरेटिव वर्क किया। उस समय पे लोगों को लिटरली लगता था कि हाँ भाई मोदी जी एक चाय वाले हैं, हमें एक सिंपैथी फील होने लगी थी उनके लिए, विदाउट कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि वो इंसान काफी सालों से चीफ मिनिस्टर है। द चाय वाला नैरेटिव शुडंट बी रेलेवेंट, क्योंकि बचपन में बहुत लोगों ने स्ट्रगल देखा होता है, बट उस स्ट्रगल को इतने सालों बाद, इतने दशकों बाद इस लेवल पे मार्केट करके उसका एडवांटेज लेना, दैट इज समथिंग रेयर। और इसी रेयर फिनोमेना की वजह से एक कॉमन मैन वर्सेस द एलीट पीपल की जंग चालू हो गई 2014 के इलेक्शन में। एंड इट इज प्रीटी ऑब्वियस, कॉमन जनता किसको सपोर्ट करेगी? कॉमन मैन को, विच इज बाय द इमेज ऑफ कॉमन मैन, द फकीर, द चाय वाला वर्कड सो वेल फॉर मोदी कि आज ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं और वो इंसान अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं और अगले 4 साल तक भी रहेंगे। नीच जाति वाला स्पिन ऑफ तो चलो क्लासिक एग्जांपल है, बट ये परफेक्टली तब देखा गया जब 2014 में मणिशंकर अय्यर ने ये वाला बयान दिया मोदी के चाय वाले की आइडेंटिटी के ऊपर। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। और ये कमेंट एक ऐसी पार्टी के ऊपर रिबाउंड किया गया जिसे लोग ऑलरेडी एलीट मानते थे, जिस पार्टी को एक ऐसी फैमिली रन कर रही थी जिसे एलिजिटली गरीबी का एहसास नहीं था, एटलीस्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं ही था। विच इज वाई दिस फकीर वाली इमेज वर्कड सो वेल। एंड माइंड यू, फकीर वाली इमेज का यूज केस यहां तक लिमिटेड नहीं है, इसका बहुत बड़ा रोल है मोदी की इमेज को क्लीन रखने के लिए। आप खुद बताओ, जिस इंसान ने ये बात लोगों को समझा दी कि भाई मैं फकीर हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे से जुड़े कोई लोग नहीं है, मैं तो अकेला फकीर आदमी हूं, वो आदमी करप्ट क्यों होगा? वो पैसा किसके लिए जोड़ेगा? नो माइंड यू, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी कैन नॉट बी करप्ट, बट दिस इज द वे ही सेल्स इट एंड दिस इज द वे पीपल बाय इट। मतलब जो आदमी देश सेवा के लिए अपनी पत्नी तक को छोड़ सकता है, वो देश का पैसा कैसे चोरी कर सकता है? ये सब कुछ कलेक्टिवली लोगों के मन में मोदी की एक बहुत ऑनेस्ट इमेज डालता है। बट ये परफॉर्मेंस इतना इफेक्टिव क्यों हुआ, उसके पीछे भी रीजनिंग है। अच्छा तुम खुद बताओ, राजनीति शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में पहली चीज क्या आती है? चलो अपना भी मत बताओ, आमतौर पे जनता के मन में क्या आता है कि एक दलदल है, ये एक गटर है, जो यहाँ पर जाता है वो यहीं का होके रह जाता है और वो कभी जनता के लिए ट्रूली सिंपैथेटिक नहीं हो पाता क्योंकि वो राजनीति का हो चुका है। लेकिन मोदी जी का केस अलग है। मोदी जी की फकीर परफॉर्मेंस ने पूरा गेम बदल दिया।
उस परफॉर्मेंस की वजह से लोगों के दिमाग में डायरेक्ट सिग्नल गया कि मैं राजनीति में हूं लेकिन राजनीति का नहीं हूं। मैं सिस्टम में उतरा जरूर हूं लेकिन मैं एकदम प्योर हूं, मैं इनके जैसा नहीं हूं क्योंकि मैं तो एक आम आदमी हूं। आपने शासक बहुत देख लिए, एक बार एक सेवक को आजमा करके देखिए। जनता ने डायरेक्टली इस नैरेटिव को खरीद लिया कि ये एक फकीर आदमी है। और इसी परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा मास्टरपीस एग्जांपल था श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। आपने देखा मोदी जी कैसे वहां पर जाके चीफ यजमान बन गए। चीफ यजमान बन के उन्होंने दो आइडेंटिटीज को साथ में पोर्ट्रे किया। पहला हेड ऑफ स्टेट, दूसरा एक तपस्वी लीडर। ही इज नॉट जस्ट एनी पॉलिटिशियन, ही इज जनता का पॉलिटिशियन। तो ये फकीर राजा देश की सरकार को कैसे चलाते हैं? दो तरीकों से। पहला जनता के प्रोवाइडर बनके, दूसरा उनके गार्जियन बनके। पहले द प्रोवाइडर आइडेंटिटी की बात करते हैं। ये खास तौर पे विमेन वोटर्स के लिए बनाया गया एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी मॉडल है, जहां पे महिलाओं को डायरेक्टली फायदा तो मिलता है लेकिन उसकी वजह से एक डायरेक्ट इमोशनल बॉन्डिंग बनाई जाती है साथ में इन स्कीम्स को मार्केट करके। जैसे उज्ज्वला योजना, बहुत सिंपल मैसेज है, आपके भाई मोदी जी ने आपके लिए सिलेंडर भेजा है। अब सरफेस लेवल पे देखें तो बस सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, अच्छा काम कर रही है जो उसे करना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार बस यहाँ तक नहीं रुकती, वो उस अच्छे काम को बेस्ट तरीके से सेल करती है। और इसी टेम्पलेट के हमें और एग्जांपल देखने मिले हैं, जैसे कर्नाटका में, जैसे एमपी में लाडली बहना योजना, और अभी रिसेंटली बिहार इलेक्शन में भी तो यही हुआ। वोटिंग से थोड़े टाइम पहले हर महिला के खाते में डायरेक्टली 10,000 रुपए डाल दिए गए। अब ये 10,000 रुपए डालने से उन लोगों का भला होगा कि नहीं होगा, ये सरकार की इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन है कि नहीं, वो अलग मुद्दा है। पर यहाँ पे एक बात एकदम अनडिबेटेबल है कि उन महिलाओं और मोदी के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन बन गया। मोदी जी कितने अच्छे हैं, डायरेक्टली हमें पैसा पहुंचा दिया। दूसरा है द गार्जियन। यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। 2019 तक विकास पुरुष का ऑरा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था। पॉलिटिकल एनालिस्ट एएन हॉल लिखते हैं कि इकोनॉमी का रिकॉर्ड पैची था और जॉब्स डिलीवर नहीं हो रहे थे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो नौकरी देने का वादा करके आए थे और जब नौकरी मांगो तो बोलते थे कि पकौड़े तलोगे, तो वो भी तो एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट ही है। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये पकौड़े तलने वाली बात तो बहुत अटपटी है, इस पे तो बहुत बैकलैश आएगा और बहुत मजाक बनेगा। इनफैक्ट ऐसी बातें करने के बाद हो सकता है चुनाव में भी इसका असर दिखे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मोदी की इमेज को बिल्ड करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पुलवामा अटैक। मोदी राज को मजबूत बनाने में पुलवामा अटैक का एक रोल है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस अटैक के बाद मानो नेशनलिज्म इक्वल टू मोदी जी हो गया। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि यहाँ से देश के चुनाव के मुद्दों को इकोनॉमी से हटा के नेशनल सिक्योरिटी पे ला दिया गया। एंड यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा शिफ्ट। अब हमारे प्यारे मोदी जी बन चुके थे चौकीदार मोदी जी, जो आम जनता की केवल छोटी मोटी समस्या के निवारण के लिए नहीं है, वो एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व कर रहे हैं देश के दुश्मनों से देश को बचाने की। और इसी टाइम पे हमारे देश का ऑपोजिशन करता है एक बहुत बड़ी गलती, जिसका खामियाजा उनको बहुत अच्छे से भुगतने को मिला। भाई ऑपोजिशन ने क्या किया कि राफेल डील के कॉन्टेक्स्ट में एक नारा चला दिया, चौकीदार चोर है। चौकीदार, चौकीदार। अब आपको और मुझे तो पता है कि मोदी जी के ऊपर जब भी इस तरीके के रिमार्क्स लाते हैं तो वो बहुत अच्छे से इनको पलट लेते हैं अपने एडवांटेज में। बट समहाउ कांग्रेस को तब समझ नहीं आया। इंटरनेट पे मैं भी चौकीदार जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लग गए, लोग एक सिंपैथी देने लग गए मोदी जी को। और फिर दिया गया इस परफॉर्मेंस का प्रूफ, बालाकोट एयर स्ट्राइक। 56 इंच के सीने की अल्टीमेट परफॉर्मेंस। अब टेक्निकली एयर स्ट्राइक हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने करी, मोदी जी ने नहीं करी, लेकिन उसका फायदा मोदी जी ने उठाया। मोदी जी ने कई बार इलेक्शंस में पुलवामा के नाम पे वोट मांगे, बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम पे वोट मांगे। ये ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी अगर मार्केटिंग करी भी जाए तो मिलिट्री को सेंटर में रख के करी जाएगी, पीएम को नहीं। बट बाय नाउ यू गाइस नो दैट मोदी जी इज अ मार्केटिंग जीनियस और वो इस तरीके के फायदे नहीं छोड़ते। तो भाई अब तक तुम्हें ये सवाल तो आ रहा होगा ना कि इस तरीके की पॉलिटिकल परफॉर्मेंस इतना क्रेजीली कैसे वर्क कर जाती हैं। भले ही फैक्ट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हों, लेकिन मोदी के डिसएडवांटेज में कुछ भी नहीं जाता। हर इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट हमेशा उनके फेवर में देखने को मिलता है, क्योंकि ये प्री पैकेज मॉरल स्टोरीज हैं और इनकी असली पावर इन स्टोरीज में खुद में नहीं है। इनकी असली पावर है इंडियन वोटर्स की डीप साइकोलॉजी के अंदर, जिसे कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट आइडेंटिटी अफर्मेशन कहते हैं। इस साइकोलॉजी के मुताबिक ट्रांजैक्शन से ज्यादा वोट एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी बन गया है, एक अफर्मेशन कि भाई लीडर है कौन जो हमारी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करे, जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करे, जो हमारे बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करे। जब वोटर डेवलपमेंट या पॉलिसी से ज्यादा आइडेंटिटी को प्रायोरिटी देता है
तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव मिरर ढूंढता है और फिर ऑब्वियसली पॉलिसीज और डेवलपमेंट की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाती। फिर वैल्यू आ जाती तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम किस कल्चर से आते हो, तुम खुद को कैसा शोकेस कर रहे हो। और मोदी ने उसको ही क्रैक किया हुआ है। वो अपनी आइडेंटिटी वैसा शो करते हैं जैसा देश का मेजॉरिटी देखना चाहता है। और यही फंक्शन है संत आइडेंटिटी का। ये फकीर का फाइनल एवोल्यूशन है। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। और इसलिए ये फाइनल परफॉर्मेंस है गॉड हैज सेंट मी एज अ मैसेंजर वाली। इसे ब्रांडिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखो। कोविड-19 के टाइम पे थैंक यू मोदी जी वाले बैनर्स, ये एक अनप्रेसिडेंटेड कैंपेन था टू थैंक द ग्रेट मोदी जी फॉर व्हाट द गवर्नमेंट इज गिविंग टू द सिटीजंस। अब परफॉर्मेंसेस का फाइनल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा के रूप में, जिसे मैक्स वीबर ने बहुत अच्छे से समझाया है। वीबर ने कहा था करिश्मा एक अनस्टेबल इमोशनल स्टेट है, ये हमेशा के लिए नहीं आ सकता। रिवॉल्यूशनरी मिशन को एक स्टेबल एवरीडे इंस्टीट्यूशन बनना पड़ता है। अब सवाल आया कि कैसे? तब आई द नमो टैक्टिक। लीडर के पर्सनल मैजिक को इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसफर कर दो, जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, हर स्कीम से पहले प्रधानमंत्री का प्रीफिक्स, या फिर आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में मोदी जी की फोटो होना। ये सिर्फ ब्रांडिंग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अटेम्प्ट है। ये एक नेम चेंजर टैक्टिक है लीडर के पर्सनल ब्रांड का ठप्पा स्टेट की हर चीज पे लगाने का। तो देखो यार, नीच आदमी जाइब से लेके नमो ब्रांड के आइडिया तक स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है। पॉलिटिक्स को पॉलिसी के दायरे से हटाओ और इमोशन, आइडेंटिटी और सिंबलिज्म के दायरे में लेके आओ। और इसीलिए बुलडोजर भी एक पॉलिटिकल सिंबल बन गया है। ये पॉलिसी नहीं है, ये एक इम्पल्स है और ये बहुत डिसाइसिव फील होता है। इंडिया का कॉमन मैन, चाहे मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी, पॉलिसी के लेवल पे हमेशा पावरलेस और वल्नरेबल फील करता है। लेकिन बुलडोजर जस्टिस जैसी बीजेपी की डिसाइसिवनेस उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देती है कि भाई एक ऐसी सरकार है जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटती, वो हमें जस्टिस देने के लिए एकदम कड़क फैसले ले सकती है। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये एक रिवेंज का एक्ट है जस्टिस को रिस्टोर करने के लिए, जिससे उन्हें एक एड्रेनलिन मिलता है और अपने डिसीजन पे प्राउड फील होता है कि हमने सही सरकार को चुन के भेजा है। इस परफॉर्मर ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि पॉलिटिकल डिबेट्स भी इन्हीं सिंबल में आके निपट जाती है। क्रिटिक्स चाय वाला, चौकीदार या संत जैसी इन इमेज को काउंटर करते हैं। इनफैक्ट उनके पॉलिटिकल राइवल भी इन बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉलिसीज ओवरशैडो हो जाती है। पॉलिसीज को उतनी लाइमलाइट नहीं मिलती डिस्कशंस के लिए जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप सरकार चुन ही क्यों रहे हैं? अच्छी पॉलिसीज के लिए, अच्छी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उनको डिस्कशंस के लिए उतना रूम नहीं मिलता जितना एक्चुअली मिलना चाहिए। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे आम तौर पे लोगों का ध्यान कभी नहीं जाता। हमें लग रहा होता है कि हमारे नेता जो भी कर रहे हैं वो इंस्टिंक्ट लेवल पे कर रहे हैं, उनकी जो भी स्पीच है वो उनकी खुद की है, उनके जो भी आइडियाज हैं वो उनके खुद के हैं, वो जैसे भी दिख रहे हैं वो वैसे ही हैं। बट क्या नैरेटिव उनके पीछे चल रहा है, उनकी इमेज किस तरीके से गढ़ी जा रही है, उसके पीछे हमें आइडिया नहीं होता जो एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि तभी जाके हम एक निष्पक्ष रूप से किसी भी नेता को देख पाएंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं 20 रुपए की शर्त लगाता हूँ कि जो नीचे वीडियो दिख रहा है ना, इसमें तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तो अब जाके इस वाली वीडियो को देखो।